आज अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री और पुतिन की मुलाकात होनी है। इस्लामाबाद के बाद रूस में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की यह मौजूदगी बहुत खास है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से अब्बास अराक्ची मुलाकात करेंगे। वार्ता 2.0 पर हो सकती है पुतिन के साथ बातचीत। और एक और बड़ी खबर, वार्ता के लिए अपनी शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरान ने 3 चरणों में वार्ता की शर्त रखी है। 3 फेजेस का जिक्र किया गया। सबसे पहले स्थायी युद्ध विराम पर वार्ता होगी, ईरान की तरफ से कहा गया। तीसरे फेज में परमाणु मुद्दे पर जाकर वार्ता होगी। तो अलग अलग फेज होंगे, पहले से लेकर दूसरा और तीसरा। और पहले फेज में सबसे पहले स्थायी तौर पर जो युद्ध है उसे खत्म करना हो, और तीसरे फेज में जाकर परमाणु मुद्दे पर कोई बात। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर क्योंकि सवाल खड़े हो गए। बड़ी खबर क्या है, पाकिस्तान पर अमेरिका का पक्ष लेने का आरोप लगा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। और ये बोल कौन रहा है? खुले तौर पर ईरान विरोध कर। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है पाकिस्तान सिर्फ। तो पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं। शाहबाज मुनीर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, जरा आपको बताते हैं पूरी डिटेल। पहले दौर की जो वार्ता हुई पाकिस्तान में 11 अप्रैल को यह वार्ता होती है। नतीजा क्या हुआ यह सबको पता है, वार्ता फेल साबित हुई। दूसरी वार्ता पाकिस्तान में तय थी लेकिन हो ही नहीं पाई। अब इसकी वजह समझिए। वार्ता के दौरान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर निष्पक्ष नहीं थे। वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिकी हितों को ध्यान में रखा, सिर्फ अमेरिका के हितों को। ईरान पर दबाव बनाया, अमेरिका के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। मध्यस्थ को निष्पक्ष होना होता है। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। यह बात इब्राहिम रेजाई की तरफ से कही गई। सुरक्षा समिति के प्रवक्ता हैं और वो ये दावा कर रहे हैं अमेरिका ने फ्रीज संपत्ति और लेबनान की शर्त स्वीकार की थी, लेकिन पाकिस्तान ने यह बात कभी दुनिया को नहीं बताई। बाद में अमेरिका ने वादा तोड़ा और यही पाकिस्तान खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। इसलिए पाकिस्तान के रुख पर, रवैये पर अब ईरान से बड़े सवाल उठने लगे हैं, खड़े होने लगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, देर से आए दुरुस्त आए। अब ईरान को समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाएगा तो उसका अंजाम यही होगा जो पहले और दूसरे दौर की वार्ता के दौरान हुआ। दूसरे दौर की वार्ता तो हो ही नहीं पाई। बिल्कुल, देखिए ईरान के सांसद ने जो बात कही है, जिस सच को कहा है, उसको समझ तो सब रहे थे। हाँ। लेकिन उस वक्त ईरान की सरकार में खास करके आला कमान की तरफ से कहा नहीं जा रहा था। लेकिन आप ये भी देखिए कि ईरान के इस सांसद को ईरान की सरकार ने कहा है कि आप ये बात कहिए ताकि पाकिस्तान को, अमेरिका को और बाकी दुनिया को मैसेज जाए। हाँ। और पाकिस्तान की असलियत सबके सामने आए। वैसे तो सबको पता था कि पाकिस्तान एक अमेरिकन एजेंट के तौर पर इस पूरे बातचीत को आप कह सकते हैं कि मीडिएट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका एक कुरियर की तरह थी, एक मैसेंजर की तरह थी। ट्रंप के मैसेज को अराक्ची तक पहुंचाना, अराक्ची के मैसेज को ट्रंप तक पहुंचाना। लेकिन टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल में उन्होंने दोनों पक्षों को ना केवल मिसलीड किया, बल्कि कई बार तो उन्होंने जानबूझकर जो शर्तें रखी गई थी उसमें छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से दोनों पक्षों को दिक्कत हुई। और जब पहले राउंड की बातचीत के बाद ये सारी बातें सामने आई तो उसके बाद से दूसरे राउंड में ईरान बहुत कॉशस हो गया था। तब आपने देखा ईरान ने पाकिस्तान से जनरल मुनीर वहां पर गए थे। हाँ। और कि नहीं अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष रहने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान किस रोल में है, उसे पता है कि पाकिस्तान अमेरिकन एजेंट की भूमिका में है। और उसी बात को ईरानी सांसद ने कहा है और वही बात ईरान की सरकार भी समझती है। बिल्कुल, और हमने देखा भी क्या पाकिस्तान को भी लग रहा है कि आगे बातचीत वहां नहीं होगी। यही वजह है कि शाहडार ने खुद अनाउंस किया कि जो रेड कॉरिडोर ये सब कुछ बनाया गया था सब खत्म कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, समंदर में अमेरिका का एक और शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी बेड़े में शामिल हुई यूएसएस इटाहो, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक सबमरीन यूएसएस इटाहो। If you're an adversary of the United
और ईरान के यूरेनियम पर ट्रंप की धमकी सामने आई है। ईरान का यूरेनियम हम कब्जे में ले लेंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इधर ईरान का परमाणु संपन्न होना बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यह बयान दिया, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते, परमाणु बम होता तो नहीं बचता इजराइल। यह ट्रंप की तरफ से कहा गया। मिनटों में इजराइल को मिटा देता ईरान। तो देखिए, ईरान का एटम बम दुनिया को क्यों डरा रहे हैं ट्रंप। 5 चेतावनियां आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ये वार्निंग दी गई है। ईरान के एटमी वेपन से इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान के पास अगर एटम बम आ गया तो फिर इजराइल बचेगा नहीं, ये कह रहे हैं ट्रंप। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, ये फिर दिखाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और देखिए, ईरान लंबे समय से परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है। अमेरिका की पिछली सरकारों ने ईरान को नहीं रोका। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान, तो क्या यह ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है? सवाल यह भी, क्योंकि इजराइल को खतरा बताकर फिर से युद्ध भड़काने की जो रणनीति है वो नजर आ रही है। ईरान को कसूरवार बताकर खुद की छवि सुधारने की कोशिश में है और यूरेनियम खोजने के बहाने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान है। संजय सोई सर, एक बात बताइए, इतने हाइपोथेटिकल क्यों हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये हो जाता तो वो होता, वो हो जाता तो ये हो जाता, जबकि आईए ने खुद बोला है कि फिलहाल अभी इस स्थिति में है नहीं ईरान के ऊपर परमाणु बम बना ले। बिल्कुल करना ऐसा है कि ये इस समय में ट्रंप लगातार एक फेस सेविंग वाली बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए कर रहे हैं। तीसरी बात, वो कहीं ना कहीं एक अपनी मांग को स्ट्रांगली भी रखना चाह रहे हैं। एक बात तो निश्चित है, देखिए, ये आज मध्य पूर्व में कोई ताकत है तो वो ईरान है। बाकी कोई देश में इतनी मिलिट्री ताकत नहीं है, ना ही उनके अंदर लड़ने की क्षमता है। उनका हथियार है, फाइटर्स हैं, लेकिन अगर लड़ सकता है तो वो खाली ईरान है। और यहाँ पर अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं, ये भी फैक्ट है, तो एक गेम चेंजर हो जाता है मध्य पूर्व में, क्योंकि पहली एक बड़ी ताकत है जिसकी वजह से बाकी अरब देश मुकाबला नहीं करने में सक्षम नहीं है, और इजराइल एक छोटा सा देश है। यदि ताकत आती, यही खतरा इजराइल और अमेरिका को कई सालों से, खास तौर से इजराइल को एक बार नहीं अनेकों बार उन्होंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक किए। इनके पास वायरस डाला, स्ट्रक्टर्स वायरस डाला था जिसको कई साल पीछे कर दिया। इनके साइंटिस्ट को मारते रहे बीच बीच में। कहीं ना कुछ इनका उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि एक डेटरेंस होता है। आज ईरान की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और एक दूसरा देश इसके ऊपर हमला करने में सोचेगा कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूं कि ना करूं। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका का ये दोहरा रवैया भी पूरी दुनिया आज जरूर देख रही है कि पाकिस्तान के परमाणु बम से उसे कोई ऐतराज नहीं है, जिसे टेरर स्टेट कहा जाता है, लेकिन ईरान परमाणु बम बना ना ले, इसलिए जंग छेड़ी जा रही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का क्या बयान आया? ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी, जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और एक आंकड़ा सामने रखा गया है, 38 जहाजों को ईरानी बंदरगाह लौटने के लिए कहा गया है। ये यूएस सेंट्रल कमांड की वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए बताया गया है कि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड जारी है। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, होर्मुज से नाकाबंदी हटाए यूएस, ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया। यानी ईरान तभी बातचीत करेगा जब पहले नाकाबंदी हटेगी, अपनी उस शर्त पर अड़ा हुआ है। और ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरानी सांसद अली खज़ेरियन की चेतावनी, किसी भी वक्त ट्रंप युद्ध शुरू कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार सेना की तैनाती कर रहा है अमेरिका। सेना की तैनाती के पीछे हमले की रणनीति। तो देखिए, एक तरफ बातचीत की बात कही जा रही है और अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि अब फोन पर वार्ता होगी और ईरान अगर बात करना चाहे तो कभी भी फोन कर सकता है। और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हमले की तैयारियां हो रही हैं।
ये 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट की वजह से, और ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने की मांग की है। तैयारियां ऐसी हैं मानो कभी भी युद्ध शुरू कर देगा अमेरिका। तो तेहरान से पर्दाफाश, ईरान पर एक बार फिर से हमला होगा। क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की अब चाल है? दावा क्या है? मध्य पूर्व में लगातार तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अली खिजरियन की तरफ से कहा गया, जो कि ईरान के सांसद है, उनका यह दावा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती आप देखिए कहां पर। ओमान की खाड़ी जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया, लाल सागर में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया, अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती की गई। एक साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती। 23 साल के बाद अरब में इतनी बड़ी तैनाती है। इराक युद्ध में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया गया था। उस दौरान 15,000 से ज्यादा मरीन, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 40 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर है वो तैनात किए गए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, साल 2003 के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती है जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से की गई है। क्या अमेरिका यह चाहता है कि कनपटी पर बंदूक रखकर ईरान को राजी किया जाए? लेकिन ईरान तो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब आप क्या देख रहे हैं? धन्यवाद करुणा, जय हिंद, शनो वरुणा। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका पूरी एक तैयारी के साथ इस बार आया है। पिछली बार उसने युद्ध रोक दिया था, और जो प्रेसिडेंट ने कहा था कि नाफांस पे अटैक करके हमने बॉम्बर्स से दिखाया कि ये जो मिलिट्री पोस्चरिंग अमेरिका की है वो कोई विश्व का कोई देश नहीं कर सकता, और वो फिर आ गए। और इस बार ऐसे नहीं आए। यूरो कमांड से इजराइल को निकाला और सेंट्रल कमांड में डाला। 2023 में सारी मीटिंग अटेंड कराई जीसीसी के साथ, और आयरन डोम लगाया उन्होंने यूएई में, जो छिपे लगाया। आज यूएई दम पे कह रहा है कि मैं माइंस को खुद खोलने के लिए तैयार हूं, मुझे लड़ने दो, क्योंकि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट मिलना है फाइनली। ये एम है इस वॉर का, प्लीज समझिए। कई दिनों से, 1 महीने से लगातार इन बातों को मैं कह रहा हूं। ये स्टेटमेंट है मेरा। जहां तक बात है तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो आप जानते हैं रेड सी को वाइड करते हुए जॉर्ज बुश अफ्रीकन कोस्ट से आके खड़ा हो गया है। 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तीनों में, और कतार में उनके एयरक्राफ्ट, सऊदी अरेबिया में उनके एयरक्राफ्ट, और सबमरीन्स, ऐसे सबमरीन्स। और आपने इटाह की बात की, ये पहला सबमरीन है फास्ट अटैक क्राफ्ट, जो पर्ल हार्बर में जब शिप डूबा था यूएसएस इटाह, उसके नाम पे इसको पहला शिप बनाया गया है दोबारा। ये फास्ट अटैक न्यूक्लियर कैपेबल तो नहीं, पर मिसाइल्स एटॉमिक है, और साथ में टॉमिक मिसाइल के साथ 7 सबमरीन्स उनकी वहां खड़ी है इनविजिबल। मनामा में, बहरीन में, गल्फ के अंदर 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट्स खड़े हैं जो लगातार माइंस को क्लियर कर रहे हैं और शिपिंग लेन बनाएंगे। तो अमेरिका एक बड़े मंतव्य के साथ आया है। ईरान को यह बात समझ में आ रही है। एक और बात कहना चाहता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं सर, उससे ये तो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि बातचीत की आड़ में एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ा धोखा मिल सकता है। जंग की तैयारियां जो की गई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो बड़े पैमाने पर नेवल डिप्लॉयमेंट हुआ है उसके बारे में कैप्टन श्याम ने आपको बताया। और देखिए, ब्रिटिश पीएम और ट्रंप की फोन पर बात हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और स्टारमर के बीच बातचीत हुई है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो, यह कहा स्टारमर ने। वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है जो मौजूदा हालात यहां पर बने हुए हैं उसकी वजह से। और एक और बड़ी खबर, ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरान की मदद चीन कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल चुके हैं, अमेरिका भी सहयोगियों की मदद करता है, इसलिए चीन से ज्यादा निराश नहीं हो। हालांकि इससे पहले वो सैंक्शन की बात बोल रहे थे। तो देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के साथ जिनपिंग विनाश की घंटी बजती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं, आइए आपके सामने रखते हैं। ईरान की लगातार चीन मदद कर रहा है। चीन ने ईरान के लिए क्या क्या किया है इसका ब्यौरा देखिए। चीन ने ईरान को दिया जासूसी सैटेलाइट। ईरान ने क्या किया इसका, मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले इसकी वजह से ईरान कर पाया। मिसाइल के लिए फ्यूल मुहैया कराया जा रहा है चीन से ईरान को, और मिसाइल पावर जो ईरान का है उसकी वजह से क्या क्या इजराइल को झेलना पड़ा, अमेरिका को झेलना पड़ा, लंबी कहानी है। मिसाइल से अमेरिकी बेसिस पर अटैक किए गए। बड़ी बात यह है कि 14-15 मई को बीजिंग में जिनपिंग ट्रंप की मुलाकात संभव है, और उससे पहले ये बातें हो रही। बिल्कुल। और देखिए, बीजिंग दौरे से पहले चीन पर दबाव बनाने की भी एक जो कोशिश है वो रणनीति के तौर पर समझी जा सकती है। ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान की कोई मदद
ना करे चीन। जी हाँ, फिलहाल इसी रणनीति पर काम होता हुआ नजर आ रहा है मनीष, लेकिन ये जो जुगलबंदी है वो कैसे आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं? इससे पहले भी ये कहा गया कि चीन जो है ईरान की मदद कर रहा है, रूस अपनी तरफ से कोशिशें करता हुआ दिखता है। आने वाले वक्त में अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो क्या रूस और चीन की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा हमें नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए आने वाले जंग में रूस और चीन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई देगी। और वैसे भी देखा जाए तो यूएनएससी में रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जो प्रस्ताव था उसके खिलाफ वोट दिया था। लेकिन जंग में सबको पता है कि किस तरीके से चीन ने जासूसी सैटेलाइट दी या फिर मिसाइल को फ्यूल दिए, या फिर जब ईरान से वो चोरी छुपके तेल खरीद रहा था तो बदले में बहुत सारे डबल यूज के सामान दे रहा था, जिसका इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है। लेकिन आप सोचिए, चीन की जगह अगर कोई और मुल्क होता तो अमेरिका अभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता, लेकिन वो चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। चीन के खिलाफ ट्रंप बस यही कर सकते हैं कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक चिट्ठी लिखी थी जिनपिंग को कि जिनपिंग भैया प्लीज ईरान की मदद करो क्योंकि उससे मेरी बेइज्जती हो रही है। और ट्रंप ने कहा कि जिनपिंग ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं नहीं करूंगा मदद। और उसी के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि चीन की एक तेल कंपनी अभी कह रही है कि अभी हम बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन चोरी छिप के वो बिजनेस करेंगे। अभी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेट की वजह से ईरान का तेल वैसे भी चीन नहीं जा सकता है, तो इसीलिए चीन दो तरफा चाल चल रहा है। वो अमेरिका को भी कह रहा है हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है अमेरिका के खिलाफ ईरान का प्यादे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। और मनीष, अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को छेड़ने के बाद बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो और एक मुसीबत में नहीं फंसना चाहते, कम से कम इस बयान से यह भी समझा जा रहा है। तो मैसेज देने की कोशिश ईरान की आवाम की तरफ से ये कि वो सुप्रीम लीडर के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग में। और अमेरिका के खिलाफ ईरान में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। आईआरजीसी ने अमेरिका को अपनी ड्रोन शक्ति दिखाई है। तबरीज शहर में शाहेद ड्रोन के साथ देखिए कैसे परेड निकाली गई। युद्ध के दौरान ये ड्रोन बेहद सफल, बेहद कामयाब साबित हुआ और अब इसकी किस तरह से आवाम के बीच नुमाइश की जा रही है आप देखिए। खुर्रम शहर से भी परेड निकाल चुका है ईरान, जिसमें खुर्रम शहर 4 मिसाइल का प्रदर्शन लोगों के बीच किया गया था। अब आप देखिए ईरान की शाहिद शक्ति को, आप समझिए क्या है। तबरीज के साथ स्क्वायर पर शाहिद 136 ड्रोन की परेड निकाली गई। ईरानी लोगों के प्रदर्शन के बीच घुमाया गया ड्रोन को, और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए ये जो ड्रोन है वो गेम चेंजर के तौर पर भी आया। वजह समझिए, अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध में सफल रहा ये ड्रोन। जी हाँ, ड्रोन ने अमेरिका और इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईरान की ताकत के रूप में इसे दिखाया गया है। शाहेद 136 का हम जिक्र कर रहे हैं। इसकी ताकत के बारे में भी आपको बताते चलें। रेंज है इसकी 1000 से 2500 किलोमीटर। वॉरहेड 40 से 50 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम। स्पीड की बात करें तो 185 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी। खुर्रम शहर 4 मिसाइल के साथ परेड निकाली गई थी और हजारों की संख्या में ईरान के लोग नजर आए थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। हमारे साथ संजय सोय साहब मौजूद हैं। सोय साहब, किस तरह से आप देखते हैं और इन प्रदर्शनों के जरिए ईरान मैसेज देने की कोशिश क्या कर रहा है? क्योंकि याद कीजिए, शुरुआती दिनों में अमेरिका की तरफ से कहा तो यही गया था कि बस शुरुआत की देर है, ईरान की आवाम खुद ब खुद अपने घरों से बाहर निकलेगी और ईरान की सारी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेगी, ईरान के हुक्मरानों को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन ठीक इसके उलट तस्वीर दिखती है। बिल्कुल समीर, यहाँ पे 2-3 बातें निकल के आती हैं। एक तो ये जैसे आपने लास्ट में बताया वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने सोचा था कि जैसे पहले विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन खमनेई के मारे जाने के बाद उसको एक शहादत के तौर पर देखा गया और पूरा देश इकट्ठा हो गया और एक गेम चेंजर उल्टा पड़ गए पासा, जो कैलकुलेशन उल्टी हो गई। दूसरी बात, ये लगातार प्रदर्शन हो रहे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मिसाइल्स भी इन्होंने दिखाई थी, नई नई मिसाइल्स का प्रदर्शन किया था। अभी ड्रोन का प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला सैनिकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों का मोराल अप रहे। और अमेरिका और बाकी देशों के लिए भी एक मैसेज है कि अभी हम
ख़त्म नहीं हुए, अभी भी हमारे अंदर काफ़ी ताकत बाकी है, हमारे अंदर जज्बा बाकी है और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। उधर से अमेरिका भी तैयारी कर रहा है, इधर से ईरान तैयारी कर रहा है और इस समय में दोनों ही देश मेरे इस ख्याल से कमर कस के बिल्कुल संजय सोई सर, और इससे पहले हमने देखा भी था कि कैसे ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि अभी भी उसका 70% जो मिसाइल स्टॉक है वो बचा हुआ है 40 दिन के युद्ध के बाद, और बहुत ज्यादा जो उसकी ड्रोन पावर है अभी भी उसके पास सुरक्षित है। और अब ड्रोन को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।